नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। राहुल गांधी के एलओपी के रूप में नेता प्रतिपक्ष के रूप में 1 साल पूरे हो गए। 1 साल पूरा होने के बाद राहुल गांधी के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा हो रही है और रिपोर्ट कार्ड तैयार भी कर ली गई। लेकिन दुर्भाग्य है, लीडर ऑफ अपोजिशन का जब रिपोर्ट कार्ड सामने हो और प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड ब्लैंक हो या रिपोर्ट कार्ड सामने कोई रखने को तैयार न हो, तो देश 11 साल में कहां से कहां पहुंचा है, ये अपने आप में ही अप्रत्यक्ष रूप से दिखने लगता है। इशारों इशारों में, जैसे आजकल इशारों इशारों में कड़ी धमकी दी जाती है, संदेश दिए जाते हैं, तो इशारों इशारों में सब दिख जाता है। आज हम इस छोटी सी चर्चा में 1 साल बनाम 11 साल, 1 साल में स्कोर 18, 11 साल में स्कोर 0, 11 साल में 0, 1 साल में 18। सारा जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में, स्ट्राइक रेट, एवरेज, चौके, छक्के, स्कोर, नॉट आउट, सारे पूरा का पूरा रिकॉर्ड बुक खोलेंगे दोनों का, मोदी और राहुल दोनों का। आपको तय करना है कि कौन बेहतर है और कौन जुगाड़ू है, कौन अपनी मेहनत से जो है टीम में आने लायक है और कौन जुगाड़ से, जय शाह वाले जुगाड़ से टीम में आने वाला है। जय शाह कहो या अमित शाह कहो, बात एक है, परिवार है, पिता पुत्र है। लाइए हेमंत जी को जोड़िए चर्चा में, फटाफट ले आइए, फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई। 1 मिनट से देरी, आज 1 मिनट देरी से जोड़ा हूं क्योंकि आज ज्यादा स्कोर कार्ड पे चर्चा करनी, तो 1 मिनट की देरी है आज। सीधा, कोई भूमिका नहीं। भाई जरा सुनवा दीजिए एक झलक। राहुल गांधी की एक झलकी है, लोगों ने तैयार किया है, तो सुनवा दीजिए उसको। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। जाति जनगणना इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। ये सोचते हैं कि देश के युवा अभिमन्यु है, अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंकने वाले हैं। आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। लड़ाई संविधान और मनुवाद के बीच में है। जितना नुकसान हो वो सब हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम मैं करके छोड़ूंगा। आप 2000 साल पहले की बात करते हो, थोड़ी सी इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। इस बजट में मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया। 7 साल में 70 बार पेपर लिए और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊं। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। जय हिंद, जय संविधान। जय हिंद, जय संविधान, ये तो है और रहेगा, कोई रहे न रहे। जरा एक रिपोर्ट कार्ड की झलकी है, कुछ ग्राफिक्स एलिमेंट तैयार है, उसको दिखाइए, सामने लाइए, फिर इस पर एनालिसिस शुरू होगा। दिखाइए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 1 साल की रिपोर्ट जो है, 18 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 18 प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 साल में, 60+ जनसभाएं। खैर जनसभाओं पे मैं बहुत फोकस नहीं करूंगा, इसलिए मैं पहले क्लियर करता चलूं, जनसभा की बात करेंगे तो मोदी जी से रोज करवा लीजिए 65 जनसभा। 115+ जनसंवाद, ये हमारे एनालिसिस का पार्ट होगा। 115 जनसंवाद, जनसंवाद में भी बहुत रुचि मोदी जी की नहीं रहती। 16 राज्यों के दौरे, 16 राज्यों के दौरे, इसमें ये एनालिसिस का पार्ट होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं रोकिएगा, इसलिए मैं साथ में बताऊं क्योंकि हेमंत भाई यही सब अभी आगे मैं जो बता रहा हूं वही सवाल है, समझ लीजिए उनके लिए। ये राज्यों के दौरे जो हैं 16 राज्यों के, ये मोदी जी के दुनिया भर के देशों, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, गुयाना, साइप्रस, ऐसे दौरों से इनकी तुलना करनी होगी। राज्यों के दौरे मोदी जी ने भी कम नहीं किए हैं। ये 16 राज्य है तो मोदी जी हो सकता है 26 राज्य निकले, लेकिन चुनावी राज्य ही होते हैं मोदी जी वाले। मोदी जी को मणिपुर नहीं दिख सकता है, मोदी जी को वो राज्य शायद ही दिखे जिस राज्य में चुनाव ना हो। अगर इसकी डिटेल पड़ताल लाएंगे हेमंत भाई, तो आपको बड़ा रोचक तथ्य सामने नजर आएगा। अगर राज्य चुनावी नहीं है तो मोदी जी का वहां कोई कार्यक्रम नहीं लगता है, ये 99% सत्य साबित होगा। आगे बढ़ाइए इसको। 35+ आधिकारिक कार्यक्रम, ये बहुत ज्यादा, इस पर भी एनालिसिस में हम नहीं
जाएंगे कि आधिकारिक कार्यक्रम, मोदी जी के तो रोज 35 आधिकारिक कार्यक्रम रहते हैं सुबह शाम तक। 16 संसदीय भाषण, ये डिबेट का हमारे हिस्सा होगा। संसद में राहुल गांधी ने क्या-क्या टच किया है, किसे-किसे टच किया, छुआ है कौन-कौन से मुद्दे को, और वो मुद्दे इस देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और मोदी जी संसद में क्या-क्या किए। तो इसकी तो तुलना करनी। हेमंत भाई, बस अब हमने जो सवाल था, हम तो इंट्रोडक्शन में ही सवाल पूछ लिए। अब आपके हवाले हैं, बताइए ज़रा। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक चीज आपको माननी पड़ेगी। आपने कहा 11 साल में शून्य। माफ कीजिएगा, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। 23 साल में शून्य कहिए इसको। जब से गुजरात में टेक ओवर किया था, तब से आपने उनको कब ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा? 11 साल यहाँ के और 12 साल वहां के। उसमें उन्होंने कभी प्रेस से कोई जो फ्री व्हीलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको हम कहते हैं ना, जो एक नेचुरल स्वतःस्फूर्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो आपने कभी नहीं देखी। तो ये ही सबसे बड़ी दुखती रग है। और लेकिन मुझे चिंता इस बात की है, मुझे इससे दुख इस बात का होता है कि उस व्यक्ति को आप दुनिया का सबसे बड़ा ऑरेटर कहते हैं, सबसे बड़ा ऑरेटर, जो मीडिया को फेस नहीं कर सकता। उसने अपनी फॉल्ट लाइन खुद ही बना दी। और उसके लिए सबसे बड़ा दोषी मैं मानता हूं, जिसको आप पॉमेरियन कहते हैं ना, उस बंधक मीडिया को मानता हूं। उसने इतना डंका बजा दिया बिना कारण के कि अगर वो केवल अपना सामान्य काम करता रहता तो मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती उनको सवाल के लिए। अब हालत ये है कि कितनी बड़े से बड़ी मूर्खता हो जाए, कितनी बड़ी गलती हो जाए, कितना बड़ा फोपा हो जाए, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में कुछ हो जाए, वो हर जगह डंका ही बजना बढ़ता रहता है। और वैसे में जवाबदेही खत्म कर दी उस सारे खेल। ये बात आप स्वीकार करें। आपने कहा लीडर ऑफ अपोजिशन। देखिए, राहुल गांधी के अंदर तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं एज ए लीडर, एज ए कांग्रेसमैन, लेकिन मौजूदा सरकार के 11 साल का जिस तरीके का एक छत्रवाद चल रहा है, उसको अगर किसी ने इस देश में चुनौती दी है, तो उस एक साल के अंदर राहुल गांधी ने छाती ठोक के, आंखों में आंख डाल करके, संसद के अंदर, संसद के बाहर, मीडिया के सामने, जिस भी प्लेटफॉर्म पे भी गए, बिना कोई ऐसी बात करे, उस तरह की भाषा प्रयोग किए जो मोदी जी करते हैं, जो अब मोदी जी गालियां गिनते, उसके बावजूद मोदी जी गालियां गिनते। राहुल गांधी ने शालीनता के साथ जितने सवाल उठाए संसद के अंदर बाहर, वो सारी चीजें देखिए वो दर्शकों को पता है। लेकिन चूंकि एक साल हुआ है आज पूरा, एक बतौर लीडर ऑपोजिशन, तो एक फर्ज बनता है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने एक चक्रव्यूह से बाहर कैसे आए हैं। आपने लगातार देखा हुआ, जब से मोदी जी आए हैं, सवाल विपक्ष के नाम सीमित कर दिए गए। सत्ता से कोई सवाल नहीं पूछता, सारे सवाल विपक्ष। और जिस राज्य में चुनाव हो वहां का विपक्ष, तो आपको पता ही है फिर क्या होगा। ऐसे में राहुल गांधी की पहली उपलब्धि इन सब से हटके जो आपने चर्चा की ना, उस पर आएंगे। पहली अगर उपलब्धि है वो है अल्टरनेट मीडिया का प्रयोग, क्योंकि पॉमेरियन मीडिया तो आपको दिखाता नहीं। कहीं जहां भी होगा आपसे सवाल पूछेंगे, आपको पुअर लाइट में दिखाएगा, बैड लाइट में दिखाएगा, आपकी कटिंग्स को मैनिपुलेट करके दिखाएगा। वैसे में राहुल गांधी ने मीडिया का लोगों से अप्रोच बढ़ाने का तरीका बदला है एज ए लीडर ऑफ नेशन। और वो क्या है, पहली बार उनको यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा, क्योंकि टीवी चैनल उसको दिखाते नहीं। तो उनके हर एक प्रोग्राम, हर एक इवेंट, हर एक जो भी जनसंवाद, रैली, फला, जो भी, उन्होंने अपना अल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनाया। और यूट्यूब चैनल पे 92,80,000, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स 92 लाख। छोटी फिगर नहीं है, ठीक ठाक फिगर। अगर कांग्रेस पार्टी के यूट्यूब चैनल की बात करोगे तो उस पर 62.6 लाख ही। तो राहुल गांधी के 92.8 लाख फॉलोअर्स उनके यूट्यूब चैनल, और अच्छी खासी ट्रैक्शन मिलती है, आपको भी पता है। उसके बावजूद भी आपको पता है, प्रिंट मीडिया में जिस तरह की ऑपोजिशन की कोई प्रेजेंस नहीं बची है, सब जगह मोदी मोदी है। वहां तो हालत ये है कि जो आपके ट्रोल मंत्री हैं उनको ज्यादा कवरेज मिलती, लीडर ऑपोजिशन को नहीं मिलती। तो राहुल गांधी ने क्या किया कि उसके बाद उसको अल्टरनेट अरेंजमेंट किया ट्विटर पर, ट्विटर के जरिए सवाल। तो जब आज हम बात करें तो 2.8 करोड़ उनके ट्विटर पे फॉलोअर, और उससे भी काम नहीं चला तो फिर डिटेल्ड उसके लिए फेसबुक पर आ गए, और फेसबुक पर 74 लाख के आसपास उनके फॉलोअर। उस व्यक्ति ने, जिसको पूरे तरीके से, जैसा उसने कहा ना, अभी राहुल गांधी का जो आपने क्लिप दिखाया, उसमें वो कह रहे थे कि देश के युवा अभिमन्यु नहीं अर्जुन, युवाओं के लिए कह रहे थे। तो आपने जब विपक्ष को कांग्रेस से गायब, उससे मीडिया से गायब किया, मीडिया स्पेस से गायब किया, तो उन्होंने अपना वैकल्पिक मीडिया अपना लिया, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो। संवाद तो करेंगे ना, क्योंकि मीडिया को तो स्ट्रिक्ट डायरेक्शन कि आप 4 लाइन बोलिए, तो उनमें से एक लाइन वो पकड़नी है जिसपे मैं आशीष चित्रांशी को डिमीन कर सकूं। मेरा तो काम ही है, मुझे तो सुपारी दे रखी है, तो सारे मीडिया को सुपारी दे रखी है। वैसी सूरत में उन्होंने जिस तरीके से ये सारा अपना एक साल का काम किया है,
मतलब इसको, वैसे तो दर्शक बेहतर है कि देश के लोकतंत्र में दर्शक की सबसे बड़ी ताकत है आम आदमी, लेकिन एक बात आपको कहनी पड़ेगी, हर अच्छे या बुरे सवाल पर, हर धधकते सवाल पर उन्होंने डायलॉग किया है संबंधित पक्षों के साथ। आपने पुलवामा पहलगाम में देखा होगा, आपने उनके शहीदों के घर, चाहे कानपुर जाना हो, चाहे वो करनाल जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, जहां भी कहीं पीड़ित, हर जगह वो पहुंचे। उनकी यूएसपी की बात कर रहा हूं। एक तो मोनोलॉग के जमाने में, जो मोदी जी ने 11 साल में हिंदुस्तान में एक ही काम किया है कि मोनोलॉग, एक तरफा संवाद को यूनिवर्सलाइज कर दिया कि हाँ सवाल होगा ही नहीं, छोड़ दीजिए आप कुछ है, जाइए आपसे सवाल का जवाब दो, सवाल ही नहीं, खत्म, सवाल मुक्त। वैसे माहौल में जब देश का मीडिया और देश की जनता सवाल पूछना भूल चुकी है, वो व्यक्ति सिंगल हैंडेडली हर सवाल पर, चाहे वो कंफर्टेबल हो या ना हो, हर सवाल पर डायलॉग करता है और सबके साथ करता है, मीडिया के साथ नहीं। 18 प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के साथ, उसके अलावा आम आदमी के साथ, हर वर्ग के साथ, यू नेम एनी ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, इंटरेक्ट विद एवरीबॉडी। एक दूसरा, सवाल जवाब का जो सिस्टम था, उसको अगर कोई आज जीवित रखे हुए है नेशनल पॉलिटिक्स में, मोदी जी ने तो उसको खत्म किया, उसको अगर किसी हद तक लागू किए हुए हैं तो वो, उसका नाम राहुल गांधी। पीड़ितों के पास जाना, शोक संवादना जितना, हर जगह जहां उन्होंने रोकने की कोशिश की सरकारों ने, बीजेपी की, वहां भी गए। और ऐसा नहीं कि अपोजिशन की सरकारों में गए, अपनी सरकारों के थ्रू गए। और अपनी सरकार में कल तेलंगाना में देखा होगा आपने, सबसे पहले ट्वीट वो करते हैं जहां भी कुछ नहीं होता है, जहां पे हादसा हो जाए। मोदी जी तो बचते हैं, मोदी जी को तो जब तक क्लियरेंस अपने अंदाज में ना हो तब तक वो नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी का आपको हर जगह वो मिलेगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, सरलता, शराफत, सादगी और लोगों की बात, जन की बात। ये राहुल गांधी का इस एक साल का अगर आप देखेंगे, उसमें तमाम कमियां हो सकती है, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल दिक्कत हो सकती है, तमाम तरह की फॉल्ट लाइन्स हो सकती है। उनके पास एक बहुत बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं फिदाइनों का एक दल, उस फिदाइनों के दल का नेतृत्व करते हैं वो फिदाइन है उनके पास सारे, शशि थरूर से लेकर के, पता नहीं नाम लोगे खाम का डेफिनेशन हो जाएगा, आप गिनते जाइए कमिटी। लेकिन इसमें 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 एक स्पष्ट करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो दर्शक इसी क्लिप को बहुत, तमाम सारे ट्रोल्स हैं क्लिप काटते हैं। उनके पास जो फिदाइन है, वो ऐसा नहीं है कि वो फिदाइन वो तैयार करते हैं और वो किसी और खेमे में जा करके कुछ करते हो। वो फिदाइन है, उनके आस-पास जो उन्हीं को उड़ाने पे, उन्हीं की राजनीति और कांग्रेस को ही तबाह करने के लिए लगे रहते हैं। वो फिदाइन है। इससे ये ना कोई समझे कि नहीं फिदाइन है राहुल के पास और वो जाके कहीं और कुछ किसी को नुकसान करेंगे। वो राहुल का ही सत्यानाश करने पे उतारू रहते हैं सब। ये क्लियरिटी बस थी। हाँ। लगातार, तो इसलिए मैंने फिदाइन कहा ना, फिदाइन वो इसीलिए है कि अपनी पार्टी के ऊपर ही भारी है, प्लस उनके चारों तरफ सत्तावादी प्रादेशिक नेता है, अच्छी भली सरकारों को खराब करने में, गंवाने में, सब उस कामों में, प्लस सीबीआई ईडी के हत्थे चढ़े हुए तमाम लोगों की उनके पास एक पूरी फौज है, इसलिए वो सारे फिदाइन हो चुके हैं। वो है कांग्रेस में, काम उधर का करते हैं। उस सब के बावजूद भी सिंगल हैंडेडली अगर कोई एक नेता मोदी जैसी सर्वशक्तिमान सत्ता के सामने खड़ा हुआ है, अनडाउटेडली इस पे कोई पक्ष का हो चाहे विरोध का हो, ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी, ही इज नन अदर देन राहुल गांधी। अब उसका मुकाबला किससे, ये देखिए आप, उसकी पार्टी के पास सीमित संसाधन, पार्टी के खाते सील, इनकम टैक्स का ये कहीं से कोई राहत नहीं, उसके बावजूद चुनाव लड़ा, लगभग 2.25 सीटें आ गई, सारी बात होगी, सत्ता में नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन एक मजबूत विपक्ष कहने को। अब उनका मुकाबला मोदी जी जैसे चैंपियन ऑफ मोनोलॉग से, बताते ऑरेटर है, बताते लीडर है और करते टेलीप्रॉम्प्टर पे लीडर है, इसके अलावा तो कुछ नहीं करते हैं। मन की बात करते हैं, पूरा दिन कैमरा लाइट एक्शन, बंधक मीडिया, जय जयकार, फैंसी ड्रेस, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, विवाद के किसी विषय पर मुंह नहीं खोलते, कभी नहीं खोलेंगे आपको। मीडिया को सिलेबस देकर विपक्ष को सारा दिन सुबह से शाम तक गाली गलौज कराना, हो पता नहीं ट्रकी में दफ्तर खुलवा दिया कांग्रेस का, बताइए। तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी योद्धा उनके पास है, और सवालों की बौछार विपक्ष पे कराना, किसी मुद्दे की जिम्मेदारी मोदी जी ने 23 साल में किसी ने काम नाकामी की जिम्मेवारी ली हो, एक का नाम बताइए। और 23 साल से एक ही काम कर रहे हैं, पहले गुजरात में डंका बजता था, अब मीडिया में डंका बजता है। आप कहते हो दुनिया में डंका बजता है, मुझे माफ कीजिएगा, वो दुनिया में डंका नहीं दिखाई दी। और ऐसा सर्वशक्तिमान नेता जिसके पास सारी जांच एजेंसियां, पूरी की पूरी 90% न्यायपालिका और पूरे का पूरा तंत्र जिसकी मुट्ठी में है, वैसे व्यक्ति के साथ जो एक आदमी लड़ाई कर रहा है, सड़क पे आके कर रहा है, लोगों के बीच जाके कर रहा है,
जनसंवाद के तौर पर कर रहा है, वो अपने आप में मौजूदा परिस्थितियों में कोई कुछ भी कहे वो काबिले तारीफ तो है। राहुल गांधी का नाम आते ही आपने देखा विपक्ष का अकेला नेता ऐसा है, वो एक शब्द बोल दे पूरी भाजपा, पूरी आईटी सेल उसके अंदर कैसी झुरझुरी चली जाती है, ऐसा इलेक्ट्रीफाइंग इम्पैक्ट जाता है कि आप भी हाँ हैरान रह जाते होंगे कि यार इनको हो क्या गया है। रविशंकर सारे प्रसाद ऐसे नथुने फैलाते हुए और इस तरीके से। और केवल ये नहीं है, उनको अब तक क्या कहते थे आप कि राहुल गांधी की ऑरेटरी अच्छी नहीं है। मैं अब आज भी मानता हूं, अंग्रेजी में बहुत शानदार बोलते हैं वो, हिंदी हाँ आज भी उनकी कमजोर नस है। अंग्रेजी में हाँ शानदार बोलते हैं, बहुत ही हम्म, बढ़िया फ्री विलिंग कई बार, और अंग्रेजी में वो ज्यादा सहज है हिंदी की तुलना में। तो हर आदमी का अपना अपना है, कोई खास बात नहीं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से संसद के अंदर और बाहर जो काम विपक्ष के नेता का है, सक्सेसफुली उस आदमी ने करके दिखाया। हर सवाल पे कोशिश की सरकार को टू अकाउंट होल्ड करने की। वो अलग बात है कि ये सरकार उन सब चीजों जवाबदेही से ऊपर जा चुकी है, पारदर्शिता से ऊपर जा चुकी है, हम्म, सवालों से ऊपर जा चुकी है। उसके बावजूद भी जो आपने क्लिप दिखाई, बहुत छोटी सी क्लिप है जो आपने दिखाई, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है आशीष भाई। जिस जातिगत जनगणना का, जिस मुसले का 100 साल से आरएसएस विरोध करता आया हो, वो रातों रात राहुल गांधी के एजेंडे को सरकार एकाएक, एक बिना किसी समय के, पहलगांव और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में टाइमिंग, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में जातिगत जनगणना कैसे स्वीकार करोगे? सोचिए आप, कोई ना कोई तो कारण रहे होंगे। जातिगत जनगणना की बात कौन कौन, आप तो 100 साल से सैद्धांतिक तौर पे इसके खिलाफ थी आरएसएस और बीजेपी, जब जितनी भी बीजेपी थी 100 साल से आरएसएस था। उसके बावजूद उस मुद्दे को आरएसएस का स्वयंसेवक की कैबिनेट में अप्रूव किया जाता है। और राहुल गांधी ने क्या कहा जो आपने दिखाया कि इसी सदन में पास करवा के दिखाएंगे, तो उन्होंने नहीं तो नहीं तब इस की बात की। एक लाइन में इस पूरे को अगर जातीय जनगणना पा पाए तो इस मुद्दे को तो एक लाइन में कह दीजिए, ऐसे ही कोई झांसे देने के लिए मजबूर नहीं होता है ना, ऐसे ही कुछ तो कोई मजबूरियां, बेवफाई, ऐसे ही कुछ तो कोई मजबूरी झांसा देने के लिए मजबूर नहीं होता है। कुछ तो मजबूरी रही होगी जो खुलेआम झांसा देने आए। तो ये जातीय चीज है। जनगणना को आज अभी झांसा ही मानिए अभी आप लोग। तो इसको आइसोलेशन में मत देखिए आप, अकेली जाति की जनगणना नहीं, उससे पहले महिला आरक्षण का, जब महिला आरक्षण का अनडेटेड चेक दे रखा है, पास करा रखा है। पूरी दुनिया के इतिहास में आशीष भाई, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, पूरी दुनिया के इतिहास में किसी सदन के अंदर एक बिल दिखाइए मुझे जिसपे ये ना लिखा हो कि ये कब से लागू होगी। हाँ हाँ अनडेटेड चेक है, अनडेटेड चेक, मतलब उसमें लिखा ही नहीं हुआ कि वो कब से लागू होगा, पास हो गया। दुनिया में दिखा दीजिए मुझे कोई। तो वो चीज भी इन्हीं के दबाव में हुई थी सारी की सारी। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो स्टेटेड पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको भी कई बार इस आदमी के कारण झुकाते हुए देखा। ये तो टाइमिंग नहीं थी। आप देखिए पहलगांव हमले के बाद पूरे देश में जो माहौल था, और इससे पहले सिंदूर से पहले, उस दौरान में किया इन्होंने, तो आप समझ लीजिए सरकार ने किन मनस्थितियों में किया होगा। और उसके पास किसी भी चीज का आइडिया क्लियर नहीं होता। एनआरसी कर दिया, सीए कर दिया, हुआ क्या? तब तो इतनी आफत मचा रखी थी आपने, अब उनके रूल भी नहीं बनते आपसे। तो कहीं ना कहीं बेसिकली जो अनाड़ी राज होता है ना, कि समझना हो, बस एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने के लिए आपने कुछ छक्का मार दिया, उसमें छक्का तो मार दिया, मीडिया ने तो दिखाया छक्का, जो पीछे मुड़ के देखा तो किल्ली उखड़ी पड़ी थी, या बोल्ड थे, या हिट विकेट थे। वैसी सूरत में बहुत बार उन्होंने सरकार को फंसाया। हाउस के अंदर जिस तरीके से डराओ मत वाली जो बात कही उन्होंने कही, 90% लोगों के लिए सरकार को काम करने की नसीहत दी, संविधान बना मनुस्मृति का जिस तरीके से जिक्र किया, अर्थव्यवस्था और देश की जो डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजिकल, उस पर लेकर के संसद में जिस तरीके से उन्होंने आईना दिखाया पूरी सरकार को। सरकार कुछ भी कहती रहे, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी, जो ड्रोन वाला मसला था, पाकिस्तान और चीन को साथ लाने वाला मसला था, वो चीजें कालांतर में अक्षर से साबित हुई। वो अक्षर क्यों हुई? क्योंकि उस आदमी को समझ है, उस आदमी का एक विजन, एक फॉरवर्ड लुकिंग उसका नजरिया है। और एक तरफ आप, कि आपने सुबह से शाम तक डंका बजाना है, और डंका कहां बजाना है? वो अपने मीडिया में, जिसको मीडिया के लिए, मोडिया के लिए, जो भी आपको कह रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में उस व्यक्ति का जो 1 साल का जो कार्यकाल है, उसको आप किसी भी पैरामीटर पे देखेंगे, बनाम मोदी, राहुल बनाम मोदी, तो अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल नहीं है। लीडर इज ऑलवेज फॉर डायलॉग, नेवर फॉर मोनोलॉग। तो जनसंवाद का जो पहलू है आशीष भाई, बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। रैली वैली आप करते रहिए, आपने 10 कर दी, मैंने 2 कर दी, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता भाई। आपको तो करोड़ों रुपए खर्च होकर के रैलियां मिलती है,
सारा सरकारी तंत्र लगा होता है। तो आप तो रोज रैली 4 कर लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? वही कर रैली का अपोजिशन, रैली। हाँ, लेकिन जनसंवाद अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्गों के लोगों से मिलना, कभी पहलगाम के पीड़ितों से जाके मिलना, वहीं पर श्रीनगर जाकर के घायलों से मिलना। मोदी जी तो पुष्पांजलि करने भी नहीं गए। पुलवामा के टाइम तो याद होगा, सारे जवानों को दिल्ली में ला करके सलामी वो दी गई थी। इस बार तो वो भी नहीं किया गया, क्योंकि उस समय चुनाव था, इस समय नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर जो उनसे उम्मीद की जाती थी, उससे कहीं ना कहीं कुछ प्लेटफॉर्म पर बेहतर करते दिखाई दे रहे। लेकिन फिर आप कहेंगे कि उतना करने के बावजूद भी उसका परिणाम जो है सत्ता की संख्या के तौर पर, चाहे वो लोकसभा की बात कीजिए, चाहे राज्यों की बात कीजिए, दो तरह की चीजें हैं। एक तो वो जो महाराष्ट्र में आपने देखा, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, हरियाणा में जिस तरीके से देखा, मध्य प्रदेश में आपने जो देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, उस मैनिपुलेशन के सामने तो आप उनकी बजाय कितने बड़े नेता को ले आइए दुनिया में, वो जीत तो नहीं सकता। अब जिस तरीके से बिहार में वोटों का खेल जो शुरू कर दिया है कि नए सिरे से सब कुछ, 8 करोड़ लोगों को आशीष भाई आप 1 महीने में वो कर देंगे, कमाल कर दिया आप। 2021 से 2025 के बीच में 4 साल में आप जनगणना नहीं करा पाए, सोचा भी नहीं आपने जनगणना का। और 1 महीने के अंदर बिहार जैसे राज्य के अंदर, जिसकी 25% आबादी बेचारी बाहर पलायन करके अपना रोजगार के उसमें लगी। तो आप, और चुनाव आयोग की शर्मनिरपेक्षता देखिए, एक संवैधानिक संस्था, उस सरकार के इशारे पर उसने ये एक्सरसाइज अगर करनी थी तो कहां से शुरू करनी चाहिए? जिन राज्यों में हाल ही में चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र से करते, हरियाणा से करते, मध्य प्रदेश से करते, राजस्थान से करते, नहीं बिहार से करेंगे। उसका कारण समझ लीजिए क्या है कि इनकी जो हर एक स्टेट के अंदर जो खेला करते थे नहीं, वो सारे खेलों की टेक्निक खत्म होगी, डेटा मैनिपुलेशन। तो अब ये नहीं लाए, अब ये नहीं लाए। लेकिन इसमें और इसमें जब आप चर्चा ले आए हेमंत भाई, चर्चा ले आए आप, हालांकि इसमें इसकी हम मुझे उम्मीद नहीं थी, ले आए ये टेक्निक फिर आगे बदल जाएगी। देखिए हर चुनाव में हम लोग कहे, ये कांग्रेस राहुल गांधी की चर्चा थी, ये लोग माने न माने, समझे न समझे भाई, हम लोग ये लोग ज्यादा सब होशियार लोग हैं। ये हर बार चुनाव हमने कहा कि देखिए अगले चुनाव में बदलेंगे। ये आप सोचिए, जब आप जिसकी तैयारी करोगे ना कि अब इसको हम इसका काट निकाल लेंगे, तो ये अगले कदम पे बढ़ जाएंगे। बिहार में ये बरसात बहुत भयंकर होती है, कोसी का इलाका, सीमांचल का और मिथिलांचल, ये सब इलाका जो है ये डूब जाता है। बिहार में आदमी तक पार्ले बिस्कुट नहीं पहुंच पाता है, जिस समय ये एक एक घर में वोटर लिस्ट तैयार करेंगे, गहन पुनर्निरीक्षण होगा जब, उस समय बिस्कुट नहीं पहुंच पाता है, ये आदमी जाएंगे। और छोड़िए, 3 दिन में इतना भ्रम फैला दिया है चुनाव आयोग ने। देखिए सबसे बड़ा जो बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है वो है भ्रम। भ्रम, चारों तरफ भ्रम की स्थिति पैदा कर दो, बिल्कुल कुहासा, कोहरा वाला। तो भ्रम की स्थिति चुनाव आयोग वही कर रहा है। ये वोटर लिस्ट वगैरह हेमंत भाई तैयार हो चुका है, हमने एक शो में इस पे इस निष्कर्ष में पहुंचे, सब तैयार हो चुका है। ये इतना भ्रम पैदा कर देंगे कि चारों तरफ, जिसे कहते हैं ना कि हम लोग यहाँ लेथन कर दिया, रायता फैला दिया अलग-अलग जगहों में अलग-अलग, कि आदमी समझ ही नहीं पाएगा कि समेटे किधर से। ना कांग्रेस को समझ में आएगा किधर से समेटे, ना राजद को समझ में आएगा किधर से समेटे। उसी में लेकर के झंडा खड़े हो जाएंगे कि देखो झंडा ऊंचा रहे हमारा, जीत गए हम, फिर से जो है अब शपथ ग्रहण करवा दो। तो ये कुल भ्रम की स्थिति पैदा। लेकिन हम फिर राहुल पे आते हैं, फाइनल आखिरी सवाल 30 सेकंड में। चाहे वो जनसंवाद हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, फेस करने की, जो पब्लिक को फेस करने को होता है ना, लीडर असली वही होता है। लीडर असली हमेशा से, आज से नहीं, और भारत के संदर्भ में सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के संदर्भ में, जो जनता के सामने खड़ा हो जाए, जनता से वन टू वन कर सके, बात कर सके, संवाद कर सके। संवाद कभी भी, संवाद लोग कहते हैं ना, संवाद में कई बार एक हम लोग भी लिखते हैं कि एक तरफा संवाद। मैं थोड़ा-सा मतलब साहित्यकार तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं कई बार इससे असहमत होता हूँ, संवाद कभी एक तरफा हो ही नहीं सकता। संवाद है तो हमेशा जो है उसमें म्यूचुअल एक होगा कुछ न कुछ। तो संवाद जो करता है लीडर वो होता है। डीलरों का काम होता है जो एक-एक पर्सन टू पर्सन बात करते हैं, डीलर। कभी आप देखिए, डीलर क्या, एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, आप कहीं पे घर खरीदने जाइए हेमंत भाई, तो डीलर आपसे अलग बात करेगा और जो प्रॉपर्टी का ओनर है उससे अलग बात करेगा।
वो नहीं एक साथ बात करेगा, एक साथ नहीं करेगा। डीलर हमेशा वन टू वन बात करता है, अलग-अलग व्यक्ति से बात करता है। लीडर मास से बात करता है। तो फाइनली डीलर और लीडर ये बड़ा चैन आपको दे रहे हैं। अब नहीं बताइए डीलर और लीडर कौन है? आशीष भाई, एक चीज आपको हमेशा के लिए माननी पड़ेगी। मोदी जी जब दिल्ली में आए, उससे पहले जितने देश के उद्योगपति थे टॉप, जो हम दो हमारे दो का जिक्र आप करेंगे, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, 2012 में उन दोनों, हम दो हमारे दो ने ये बताया एक मुख्यमंत्री को 2012 में, जब कहीं मोदी जी का कहीं दिल्ली का जिक्र नहीं था, कि इस बार हमने तय कर लिया है, दो दो हमारे दो ने गुजरात में ही बताया, उस डिनर में रात को फिर मोदी जी भी आए कि इस बार हमने तय कर लिया कि इस बार नरेंद्र भाई को हम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करवाएंगे। 12 की बात है, 13 में वही हुआ। तो मोदी जी एज प्रधानमंत्री जब उनकी प्रोजेक्शन की गई, जो मार्केटिंग की गई, तो वो व्यक्ति के तौर पे नहीं, वो पूंजी के प्रायोजित, पूंजी द्वारा फुल्ली स्पॉन्सर्ड एंड फाइनेंस्ड एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आए कि वो बात गरीबों की करेंगे, बात मेरी आपकी करेंगे, बात आम आदमी करेंगे, काला धन की करेंगे, सब कुछ करेंगे, स्मार्ट सिटी की करेंगे, यमुना साफ, गंगा साफ, सब साफ, पता नहीं क्या क्या करेंगे। और जैसे उसके लिए जो पूरा माहौल बनाया गया है मीडिया में, अन्ना के जरिए, फला के जरिए, वो सारा एक प्रायोजित कार्यक्रम, उस सारे का प्रोडक्ट मोदी जी है। और उसमें क्या होता है, जब आप मार्केटिंग करते हैं ना, मार्केटिंग का प्रोडक्ट, उसकी एक शेल्फ लाइफ भी होती है। तो उस शेल्फ लाइफ को बचाए रखने के लिए अब हमारे दो की बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, वो एक्सपोज भी हो रहे हैं बहुत बुरे तरीके से, हर एक मसले पर एक्सपोज होते हैं। एक पक्ष वो है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है कि पूरा देश का सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम, मीडिया, हर चीज उस आदमी को डे इन एंड डे आउट क्या करता है, डिमीन करता है, सवाल जवाब, मतलब उसका साथ जो कर सकता है, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति अपने आप को री इन्वेंट लगातार कर रहा है, वो डर नहीं रहा है। जैसा मोदी जी पूंजी से प्रायोजित है, वैसा है वो राहुल गांधी की अगर आप बात करोगे तो वो पूंजी से बहिष्कृत है, पूंजीपतियों द्वारा बहिष्कृत है। और हालत ये होगी कि उन्होंने, देखिए उनकी हरकतें देखिए आप, मोदी जी गरीब के आदमी, गरीब माँ के बेटे, सूट बूट की सरकार कही तो सूट नीलाम करवा के छोड़ा, हुआ कि नहीं? मोदी जी डरते नहीं, क्यों किया भाई नीलाम? और विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के सामने आप स्लिप सूट पहन के खड़े, आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे दुनिया के सामने? ओबामा के सामने याद होगा आपको। तो एक वो पक्ष था। दूसरा, हम दो हमारे दो वाला कैसा चिपका, वो एक फोटो संसद में दिखा दिया, वो फोटो भी हटा दिया रिकॉर्ड से, उससे भी आगे चल पड़ी। जब हालत ये हुई कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी ने किस अवस्था में कहा मैं नहीं कह सकता, जब उन्होंने ये कह दिया कि अंबानी और अडानी का नाम लेते हो, उन्होंने तुम्हें बोरों में भर के टेम्पो में पैसा भिजवाया काला धन, इसलिए आप अडानी का नाम लेते हो। आप सोच सकते हैं मोदी जी ये बात कह सकते हैं? तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ऐसे तमाम मुद्दों पर मोदी की फॉल्ट लाइंस को इतने बुरे तरीके से एक्सपोज किया है कि उनका पूरे का पूरा इकोसिस्टम बिल्कुल डिफेंसिव रहा है। सूट वूट की सरकार, टेम्पो में काला धन, बोरों में भर के, आप बताइए एक प्रधानमंत्री की भाषा होती है। और मैं कह रहा हूं मोदी जी को ये बात कहनी नहीं चाहिए थी, उसके तुरंत बाद, उससे पहले रेड कराते ना अंबानी अडानी के, राहुल के भी कराते और उसके बाद भी कराते। भाई प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई प्राधिकृत व्यक्ति नहीं, जिसके पास सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, सब कुछ, सारी ईडी, सीबीआई, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, वो आरोप लगा रहा है और हमारी सारी जांच एजेंसियां चुप है। ये तो आपने कभी नहीं सुना होगा। और उसके बावजूद भी मैं कहता हूं राहुल गांधी की अभी रेड करनी चाहिए थी पहले, और उन दोनों की अभी रेड करनी चाहिए, काले धन के टेम्पो पकड़े जाते। तो इससे ये साबित होता है कि मोदी जी जैसे ही राहुल गांधी का कोई जिक्र आता है या ज्यादा ही एग्रेसिव होते हैं, तो वो बेचारे नीलामी करने से लेकर के पता नहीं किस स्तर तक भी चले जाते हैं। अपने ही मित्रों को काला धन का वो नहीं, तो ये कहने का क्या मतलब है, काला धन उनसे कितना लिया है, तो बरगला जाते। तो एक व्यक्ति है जो अपने आप को अपोजिशन की सारी जो होती है दुश्वारियां, उसके बावजूद भी अपने आप को खड़ा किए हुए है इतनी ताकतवर सत्ता के सामने। और दूसरा व्यक्ति है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे ताकतवर कुर्सी पे बैठ करके भी आज अपनी ही फॉल्ट लाइन से जूझ रहा है। और जिस ब्रांड के तौर पर उसको स्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी, 56 इंची, लाल आंखें, सीना तान के, विश्व गुरु, डंकापति, वर्ल्ड लीडर, उसकी एक एक फॉल्ट लाइन सारी की सारी पूरी दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ी है। पूरा देश देख रहा है, केवल एक इकोसिस्टम है जो उसको स्वीकार नहीं कर रहा, और ये स्वीकार अल्टीमेटली होगा, ये तो प्रकृति का नियम है। और जब ये होगा
तो ये बीजेपी और आरएसएस को बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये जो जो था ना एक नैरेटिव, फर्जी नैरेटिव जो बनाया, जो फर्जी एक प्रोडक्ट को वर्ल्ड क्लास बना करके जिस तरीके से स्टेब्लिश किया, इट इज गोइंग टू कॉस्ट देम वेरी डियरली, लेट मी टेल यू दिस। और खासतौर पे जो ये सिंदूर के दौरान जो फियास्को हुआ, या उसके बाद जो आज डिप्लोमेटिकली जो हम आज आइसोलेट हुए खड़े हैं, ये वो चीजें हैं जो भारत ने 78 साल में नहीं देखी। इसकी कीमत आज तो देश चुका रहा है, आज तो देश चुका रहा है, लेकिन आने वाले समय में भाजपा और आरएसएस चुकाएंगी, और ऐसी चुकाएंगी कि याद रखेंगे। कोई बात नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर चुकाने होगा, इसकी कीमत आपने कहा बड़ी भारी पड़ेगी, तो कीमत देने के लिए कहाँ कम है? कीमत ही तो है। किसकी कीमत लगानी है? लगा देंगे मोदी जी, लगा देंगे। कीमत लगाने में कोई दिक्कत नहीं, लगा देंगे कीमत। बस इतना सोचिए कि ऐसा ना हो कि मोदी जी कीमत लगाते लगाते भारत की कोई कीमत ना बचे। हमारी इस मातृभूमि, हमारे इस देश, मातृ वतन, इसकी कीमत होनी चाहिए दुनिया में। ऐसे कीमत लगाते लगाते इसकी कीमत न खत्म कर दें। चलिए, हमें इजाजत दीजिए आप लोग, लेकिन ये रिपोर्ट कार्ड्स आप लोगों को भी बनाना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं कि हम लोग कार्यक्रम करें, आप लोग खुद ही सोचिए ना कि क्या कर रहा है कोई। प्रधानमंत्री काम क्या होता है, सोचिए कभी ना। प्रधानमंत्री क्या काम होता है? वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? राहुल को भी सोचिए, वो कर रहे हैं कि नहीं? अखिलेश, तेजस्वी, सबके बारे में आपको चाहिए कि बनाएं कि अपना काम कर रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं। फाइनली वहीं पे पहुंच जाते हैं लोग कि अब्दुल को टाइट कर रहे हैं। इसके लिए नहीं प्रधानमंत्री बनाया जाता भाई, अब्दुल को टाइट करने के लिए। तो ये आप लोग बनाइए रिपोर्ट कार्ड, हमें इजाजत दीजिए, हम फिर अगली रिपोर्ट लेकर के आएंगे। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई साथ होंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।